ईरान अमेरिका जंग जिसकी एंड गेम अभी तक गैर वाज़ेह है, क्योंकि ना तो निकलने का कोई रास्ता पता चल रहा है और तेहरान अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, लेकिन इसमें जो हूतीज़ का एलिमेंट है उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उनकी तरफ से जो धमकियाँ आई, जो अटैक्स आए, उसके बाद ज़ाहिर है गौर करना पड़ रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को भी। लेकिन क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलने जा रहा है सारा मंजरनामा, जब अमेरिका की तरफ से भी ये धमकियाँ और तैयारियाँ की जा रही हैं कि वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। सो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इस बारे में? आपने एक प्रेडिक्शन की थी, मेरा ख्याल है वो पहले शामिल कर लेते हैं। तो ये रूल आउट नहीं करना चाहिए आपको कि अमेरिका वापस आएगा जंग में, दफ़ा फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, फिर वो ये कहेगा कि ईरान ने अपने वादे ये तोड़े, ये ठीक नहीं किया, न्यूक्लियर की इशू, ये सेटलमेंट नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड पीछे हटेगा और पीछे हट के फिर इट माइट कम बैक टू अटैक ईरान अगेन। अमेरिका और इसराइल फिर वापस आएंगे बमबारी करने के लिए। सो इसीलिए मेरा ख्याल है ये जो सारे जीसीसी के ममालिक हैं ये भी यही शक करते हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी स्टॉक पाइल्स तेल के ख़त्म हो रहे हैं, अमेरिका अपने हथियार जो है वो ठीक कर लेगा, रीस्टॉक कर लेगा, ऑयल सप्लाईज जो है वो ऑयल कर लेगा, मिसाइल्स उसके इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिप्लीशन वहीं हुई हुई उनकी रॉकेट्स। तो आई थिंक द आर्ग्यूमेंट दैट अमेरिका वापस आएगा जंग करने के लिए इसराइल के साथ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अच्छा सिट साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है बैकफायर कर रही है। क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकले, और उसको उसके ऊपर इसराइल और बाकी का प्रेशर यही है कि इसको और बढ़ाएं आप। अच्छा, और बढ़ाने का ये है कि वो कहते हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए, और इसको उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 2 वजह, एक ये कि एक तो वो मिड टर्म्स पहुंच जाएंगी और आपको 1 महीने के अंदर कोई विक्ट्री शिक्ट्री तो मिलनी कोई नहीं, रेजीम चेंज तो होना नहीं, और आपका भी नुकसान होगा। ऑलरेडी पता चला है कि अभी तक पेंटागन का ये एस्टिमेट है कि $35 बिलियन खर्च हो चुके हैं। 35 बिलियन डॉलर। अच्छा, अब इस वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 खरब डॉलर का नया बजट मांगा है, इसको वो मंजूर हो गया है और वो मंजूर कर दिया है रिपब्लिकन कांग्रेस ने। तो मतलब ये है कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब होती जा रही है, मगर एक जैसे कहते हैं राउंड डोनाल्ड ट्रंप और लगाएगा, क्योंकि उसने अब दिखाना ये है कि मैं जीत के निकला हूँ। अभी सब दुनिया ये कह रही है कि तुम हार गए हो, और ये अमेरिका के लिए ये तस्लीम करना कोई आसान बात नहीं है। सुपर पावर है और उसको वो अगर ये तस्लीम कर ले कि मैं हार गया हूँ ईरान के आगे, तो फिर तो उसकी सारी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है वो फ़ारग हो जाएगी, मगर वो तो फ़ारग हो ही रही है। तो इसलिए मैंने इसलिए ये प्रेडिक्शन की थी कि एक दफ़ा फिर ये आएगा, जो कुछ इस फेंक सकता है ये फेंकेगा। और अब हमें ये समझ आ गई है कि वो तैयारी पूरी हो रही है, और ईरान को भी इस बात का पता था कि ये जो MOU है ये इसके ऊपर अमेरिका कभी भी इसके ऊपर नहीं बैठेगा, किसी न किसी स्टेज पे इसको तोड़ के फिर आएगा वापस। और अब अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रांसफ़र किए हैं मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड रीफ्यूलिंग प्लेन्स और सारा कुछ, तो उससे यही समझ आ रही है कि अमेरिका एक दफ़ा बहुत बड़ा हमला फिर करेगा। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये धमकी दे दी, मगर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सी धमकियाँ देता है। ईरान पीछे नहीं हट रहा, ईरान कह रहा है कि आ जाओ, और ईरान ने ये कह दिया है कि अब MOU ख़त्म हो चुका है, वी आर एट वॉर। और वो वॉर जो है उसके अंदर अब उसने हूथीज़ को भी एक्टिवेट कर दिया। और अगर हूथीज़ को एक्टिवेट कर दिया है तो ये तो फिर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात नहीं रही, ये तो फिर सुएज़ कैनाल और बाब एल मंदब की बात बन गई है। यहाँ से 20% तेल दुनिया का जाता है, वहाँ से 15% वहाँ से जाता है, तो ये इसके साथ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी और सबसे पहले अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप पीछे तो हटेगा, एक दफ़ा फिर आएगा वो, इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी। और अब जो सारे इंडिकेशंस यही हैं कि वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, मगर जो इसमें जो नया डायमेंशन जो बना है, नया डायमेंशन ये है कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे या फिर बमबारी की कैंपेन, न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करिए। अच्छा, अब वो क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, और फिर अभी तक कह रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं, तो लड़ना किस लिए जा रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया है तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? तो अब ये कह रहा है पीट हेगसेथ वगैरह, उनके डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह कह रहे हैं कि नहीं, हम जो उनकी फैसिलिटीज़ रह भी गई हैं, हालांकि वो कर कुछ नहीं सकते, हम उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ शो ऑफ फोर्स करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये डिस्कशन हो रही है कि क्या जहाँ ये यूरेनियम स्टोर किया हुआ है ईरान ने, वो कोई पहाड़ है उसके नीचे, पिकैक्स माउंटेन है,
मतलब स्पेकुलेशन है। तो President अमेरिका ने कहीं ना कहीं टारगेट करना है उस पहाड़ को, ताकि उसके नीचे 300 फुट नीचे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और हो सकता है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, या वो B-52 और B-1 और B-2 बॉम्बर्स जो हैं विद द बिग बंकर बस्टिंग बॉट्स वो करें। बट डेफिनेटली एक नई अटैक, एक वेव ऑफ अटैक अमेरिका करेगा। और इसीलिए अब आपने देखा कि उनको फैसिलिटीज़ जो हैं टेक ऑफ लैंडिंग की इसराइल भी दे रहा है, और उधर से यूके ने भी कर दिया, जर्मनी ने भी कर दिया, वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह सब तैयार हो गए। तो आई थिंक एक किस्म की सपोर्ट मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को टू डू दिस। और आपको पता ही है कि इटली के अंदर भी ये इशू बन चुका था कि खुफिया तौर पे अपने, हालांकि मेलोनी ने कह दिया था कि हम नहीं करेंगे, मगर पता ये चला कि उनके अभी भी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है। हाँ। और उनकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुफिया तौर पे हो रहा था। तो इसलिए आई थिंक एक अटैम्प्ट फिर करेगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद फिर देखना ये है कि उसके अंदर अमेरिकन कैजुअल्टीज़ कितनी होती हैं और ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। ईरान ने ये तक वाजे कर दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम सारा गल्फ़ की ऑयल और बबल मंदब की ऑयल ख़त्म कर देंगे। अगर आपने हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर या वाटर सैलिडेशन प्लांट्स या पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया तो हम गल्फ़ के अंदर जितने भी हैं उनको कर देंगे। और आई थिंक दे विल आल्सो अटैक इजराइल। अभी आपने देखा अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर कोई बमबारी नहीं हो रही, बट आई थिंक दे विल आल्सो गो फॉर इजराइल दैन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे अमेरिकन पेंटागन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, बिकॉज और इनके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स नहीं है जी। इन्वेंट्री बिल्कुल नीचे आ चुकी है जी, और 25% पे आ गई है, और इतनी जल्दी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं हो सकती। तो ये है उसकी आखिरी कोशिश किसी तरीके के साथ कोई रेजीम चेंज। मैं तो ये समझता हूँ ये फिर असैसिनेशन या इस किस्म की तरफ जा सकते हैं, एंड दे कैन अगेन ट्राई टू कि कुर्दों को, बलोचों को, अज़रबाईजानीज़ को एक दफ़ा ये फिर रेजीम चेंज की सारी जगह से ये अटैक करने की कोशिश करें। इसीलिए ईरान ने अपना इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ भेज दिया है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी। उनका विजिट जब एंटीसिपेटेड था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ईरानी वज़ीर दाखिला क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आपने क्या बताया था? मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस होंगे जो कि आगे जाके मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, अमेरिका की कोशिश है वहाँ भी उकसाया जाए लोगों को, जैसे कुर्दों को। इस तरीके से ईरान को फ़िक्र है कि यहाँ भी जो पाकिस्तान और ईरान का सिस्टम में बॉर्डर है वहाँ वो बैठे हुए हैं ईरानी बलोच, और वो भी एक आज़ाद बलूचिस्तान तंजीम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। आपको याद होगा वहाँ से भी इंडियंस ने पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाइंग कर रहे थे। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी बात करने आ रहे हों कि जी आपने ख्याल रखना कि हमारा इस बॉर्डर के ऊपर अच्छा, ये लोग जो आपके इलाके में बैठे हुए हैं अच्छा, उसका भी आप ज़रा देख लीजिएगा ज़रा। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इंटीरियर टू इंटीरियर तो इसी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो ये प्रेडिक्शन थी उनके विजिट से तकरीबन 24 घंटे पहले। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी, बात होगी कि जो ईरानियन बलूचिस्तान की सेसेशनिस्ट तंजीम है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है और उसको अमेरिका हेल्प कर रहा है। तो यहाँ जैसे अमेरिका कुर्दों को कह रहा है कि जी आप निकलो बाहर लड़ो, हाँ, और ईरान उसकी भी तैयारी कर रहा है कुर्दों के ख़िलाफ़ भी, और इधर मेरा ख्याल है ये सिस्तान के अंदर बलोच तहरीक जो है आज़ादी की उसके ऊपर भी। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया कि ये आप ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपकी तरफ से अगर कोई अटैक आए। आपको पता पहले भी एक इस किस्म की जब अटैक हुई थी फ्राम बलोच गुरिल्लाज जो कि ईरानियन है ऑन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो ईरान ने पाकिस्तान के इलाके के ऊपर बमबारी की थी और कहा था कि यहाँ घुसपैठिए हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने भी काउंटर में बमबारी की, कहा कि आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू अस। तो फिर दोनों ने अब ये आए हैं बताने के लिए कि हमें शक है कि ये बलोच तंजीम को अमेरिकन CIA फिर कुछ ना कुछ यहाँ से करने की कोशिश करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपका स्पेस जो है, ग्राउंड जो है, ये ऐसे उसे इस्तेमाल ना की जाए। तो दैट इज़ वाई ही इज़ ओवर हियर। पर इसके अलावा भी आई थिंक देयर इज़ अनदर इशू दैट पाकिस्तानीज़ आर डिस्कसिंग विद देम। वो ये है कि अब बाब अल मंदब से कुछ सऊदी जो पाइपलाइन है अक्रॉस सऊदी अरेबिया टू दी बाब अल मंदब, ईरान ने ये वार्निंग दी है कि ये बंद कर दें आप, नहीं तो हम इसको भी अटैक करेंगे। और मगर पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें से कुछ तेल है हमारे लिए, तो आप मेहरबानी करें हमारी जिस शिप के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग हो उसको आपने नहीं अटैक करना। और ये भी रिक्वेस्ट की है कि सऊदीज़ को आप ना करें आप। और अब क्या ईरान की क्या एटीट्यूड होती है टुवर्ड सऊदीज़, आई थिंक वो यही कहेंगे कि अगर सऊदी अरेबिया से कोई जहाज़ नहीं उड़ते और हमारे ऊपर अटैक नहीं आती
तो फिर हम सऊदीज़ को अटैक नहीं करेंगे। बट हूतीज़ को अगर अटैक किया जाता है तो सऊदी अरब की तरफ से, अब मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ हूतीज़ को भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऐसे है कि सऊदीज़ को पिछली दफ़ा अमेरिकनों के कहने के ऊपर उन्होंने हूतीज़ के ऊपर अटैक कर दिया था ऑन सना एयरपोर्ट, ठीक, और जिसकी वजह से फिर हूतीज़ ने काउंटर किया और अब हूतीज़ बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब सऊदी अरेबिया वो जो फ्रीज कर देगा, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, रिस्ट्रेंट से काम लेगा। हाँ, मेरा ये ख्याल है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान को कह के और हूतीज़ को कहें कि हम उनके ऊपर नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर ना करें। तो इस किस्म की डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है और अवॉइड ही किया जा रहा है अभी तक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब अमेरिका अटैक करेगा ईरान को, तो क्या वो हूतीज़ को भी टारगेट कर सकता है? अब सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस या उनके कोई फैसिलिटीज़ इस्तेमाल की गई तो देन दे कैन डेफिनेटली अटैक सऊदी अरेबिया। अमेरिका हूतीज़ को टारगेट करेगा। अमेरिका हूतीज़ को करेगा, मगर हूतीज़ जो है वो दे विल क्लोज द स्ट्रेट। उससे फिर ये नहीं होगा किसकी जहाज़ आ रहा है और किसका जहाज़ नहीं आ रहा। तो ये है। अब पाकिस्तान ने भी धमकी दी है ना हूतीज़ को एक किस्म, जाहिर है पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट तो करना है कि हमारी शिप के ऊपर, जिस शिप ने हमारा फ्लैग ले कैरी कर रही है, वी नीड दी ऑयल। हमारे यहाँ तो बहुत सीरियस क्राइसिस हो जाएगी अगर हमें तेल ना मिला तो। यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। यहाँ तो रोजाना की बुनियाद पे नहीं जी, और लोग बाहर निकल आएंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा यहाँ। तो इसलिए दिस सो मच एट स्टेक है। काफ़ी गहरी नोयत की परेशानी है सेठी साहब। और जो ईरानी क़यादत की तरफ से बयानात आ रहे हैं वो ये कि ऑल और नॉट, या तो सब रहेंगे या सभी का काम बंद, और या फिर आंख के बदले आंख, जो अब्बास अरागची कह रहे हैं। और उधर से मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी आंख के बदले सर की है। इसका मतलब है एस्केलेशन लैडर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। और रॉबर्ट पेप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट है, वो कब से कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे पहुंच गए हैं लोग। अब ये एस्केलेशन की तरफ अमेरिका जा रहा है और इस एस्केलेशन के बाद ईरान काउंटर करेगा इसको। पर मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद फिर एक वक्त आएगा कि दोनों बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। मगर इस दफ़ा जब बातचीत होगी तो वो जो पिछला MOU है उससे अगली बात होगी, नेक्स्ट लेवल की बात होगी और अमेरिका विल बी अ बिगर लूजर। देखिए ईरान कुर्बानी देने के लिए तैयार है ना, या तो होता ना कुर्बानी ना देता, अच्छा, या कुर्बानी देने के साथ इतना उसका नुकसान हो जाता कि अंदर से ही कुछ रेजीम चेंज हो जाती। वो तो है नहीं। ये जो फ्यूनरल हुई है, ये इससे तो ईरानियन अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि ईरान की आवाम जो शायद ईरानियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी बिकॉज ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस और जिस तरीके से हालात ख़राब है वहाँ के, मगर वो तो सारे खड़े हो गए ना ईरान के लिए। तो आई थिंक ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और गवर्नमेंट है उसको बड़ी होप मिल गई है कि अब रिजीम चेंज का पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है रिजीम चेंज की, और वो पॉसिबिलिटी है कि किसी स्टेज पे अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स और नेटो ये कहें जी ठीक है हम ट्रूप्स देते हैं, हम पूरी एक फ़ौज बनाते हैं, अच्छा, और हम ईरान को इन्वेड करते हैं। मतलब है कि ईरान की फ़ौज कोई 10 लाख से ज़्यादा है, फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, तो अगर 2-3 मिलियन 20-30 लाख की कोई फ़ौज इकट्ठी कर लेते हैं, अच्छा, और हर जगह से ईरान को टेक ओवर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं विद हैवी कैजुअल्टीज़, तो फिर रेजीम चेंज हो सकती है। मगर एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिग मेजर ग्राउंड असॉल्ट विद ओवरवेलमिंग फोर्सेस, उसके विदाउट दैट रेजीम चेंज नहीं होनी। रेजीम चेंज के लिए कम से कम इनको 20 लाख सोल्जर्स चाहिए, और जो कि ईरान में आ जाएं और लड़ें और तेहरान को कैप्चर करें और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डिफीट करें और एलिमिनेट करें। विदाउट दैट ईरान की रेजीम चेंज नहीं होनी। ईरान के हवाले से सभी जिनका जिक्र, जिन फोर्सेस का आपने किया, इंडिविजुअली वो अपने अपने तौर पे कोई प्लान बना चुके हैं, जैसे नेटो ने भी कोशिश की, यूरोपियन नेशंस ने, गल्फ स्टेट्स ने, लेकिन अभी तक कोई उनका कुलिया कारगर साबित नहीं हुआ। बिकॉज वो कोई अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते ना, दिस इज द प्रॉब्लम। ईरान तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ना, और वैसे भी वो शिया आइडियोलॉजी है, वो तो सेक्रीफाइस के ऊपर ही बेस्ड, शहादत का तो इसलिए आई थिंक वहाँ मुश्किल हो जाएगा रेजीम चेंज। अच्छा, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान को अब की बार सबक सिखाएंगे सेठी साहब, तो उनका वो ट्वीट याद आ जाता है सिविलाइजेशन को तबाह करने वाला। डू यू थिंक कि अब की बार वो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे या नहीं? देखिए जो ये गल्फ वाले हैं ना, ये उनको नहीं जाने देंगे उधर, क्योंकि अमेरिका को तो ये हाथ नहीं लगा सकता ना ईरान, वो तो बहुत दूर बैठा है। इजराइल को लगा सकता है, इजराइल को लगा सकता है, मगर सबसे ज़्यादा तो ये इन सब को लगा सकता है ना, ये तो उड़ जाएंगे। यहाँ तो समझे आप के ये सारा तेल जो यहाँ से निकलता है वो बंद हो जाएगा, 5 साल के लिए नहीं निकल सकेगा तेल, तो फिर क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी को? जी,
आप सोचिए इट विल चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो तो इतनी रिस्क नहीं ले सकता ना अमेरिका, बिकॉज अमेरिका भी इफेक्ट हो जाएगा ना उससे, और ये जो सारे उसके साथी हैं ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। और वो तो ऑलरेडी ईरान के साथ डील्स करना चाह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ ये नहीं होने देंगे, ये नहीं। आप अब ईरान का तो बड़ा सिंपल सा मौका है, हटाएं सारा अमेरिका यहाँ से निकले, इसराइल अमेरिका निकले यहाँ से, आपने हमारे साथ मुआहदे करने कर लें आप, मगर यहाँ कोई अमेरिकन बेस नहीं होगा, यहाँ कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होगी, तो आप हमारे साथ करें, वी आर द प्रोडोमिनेंट पावर इन द रीजन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। और ये जो सारे गल्फ वाले हैं ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं फिर भी ईरान को नुकसान नहीं कर सकते। इस जंग के बाद तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ और कॉन्फिडेंस भी इसका बिल्ड हुआ है। बट इसी अरसे में सऊदी अरब के साथ जो सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका ने की है, जिस पे अरसे से बात जारी थी, वो कितनी मुख्तलिफ है और ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि एक रेस शुरू हो जाएगी ख़ित्ते में। फिर इजिप्ट और तुर्की भी ये मुतालबा करेंगे कि हमारे साथ भी इस नौइयत के मुआहदे किए जाएँ। आप सही कह रही हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट। पहले हमें पता नहीं था कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की कोई न्यूक्लियर डील होने जा रही है या बात भी हो रही है, स्पेकुलेशन थी मगर कंफर्म नहीं थी। अब ऑल ऑफ अ सडन हमें ये इतला मिलती है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने एक न्यूक्लियर डील कर ली, और इसलिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि न्यूक्लियर डील क्या है, क्या दोनों को क्या क्या करना है एक दूसरे के साथ। और इसमें, और जो पहले अमेरिका ने यूएई के साथ 2010-11 में एक डील की थी 9 में, तो वो डील और इसमें क्या फ़र्क है। तो अब पहले तो हमें ये खबर मिली कि जी डील हो गई है, डील हो गई है, न्यूक्लियर डील हो गई है, जिसके साथ अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाएंगी सऊदी अरेबिया में, एंड इससे अमेरिकन कंपनीज का भी बड़ा फ़ायदा, और ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया को भी एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। मगर उसके बाद ये फ़ौरन ये पता चला बाद में कि अमेरिका ने एक कंडीशन भी लगा दी है कि आप अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करके इसको उससे मशरूत कर दिया। उधर साइन करता है और उधर उसके बाद ये एक नई कंडीशन लगा देता है, जो कि किसी सूरत में भी सऊदी अरेबिया को अभी एक्सेप्टेबल काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए अभी आप पहली बात तो ये है कि ये समझे कि ये अभी कहीं नहीं जा रहा, खटाई में है, ये अभी इशारा ही है। अच्छा। वो अब्राहम अकॉर्ड तब होना ही नहीं है। मेरी ये मौक़िफ़ है कि अब्राहम अकॉर्ड किसी सूरत में भी जिन लोगों ने कर भी दिए हैं वो भी नहीं अब निभा सकेंगे वो। अच्छा। आगे जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रिकग्निशन हो जाए या कुछ। अब तो इट्स ऑल आउट वॉर। इसराइल ने ऑल आउट वॉर किया हुआ अगेंस्ट ईरान। ईरान ने कह दिया कि वी विल नॉट गिव अप आवर प्रॉक्सीज। हमने पैलेस्टाइन का मसला ईरान का मसला है, मुसलमानों का मसला है। तो इसलिए आई थिंक, और वो ग्लोबल ओपिनियन भी चेंज हो रहा है, पैलेस्टाइन के हक में हो रहा है, इसराइल के खिलाफ जा रहा है, इंक्लूडिंग इन अमेरिका। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 4-5 years यू विल सी। तो ये मैं समझता हूँ ये अभी इसकी कोई ख़ास अहमियत मुझे नज़र नहीं आ रही इस न्यूक्लियर डील की, ये भी होने नहीं जा रही, कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर अभी। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस डील में और यूएई के साथ जो डील हुई थी उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यूएई की डील को कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड डील। अच्छा। गोल्ड स्टैंडर्ड डील के 2-3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ये था कि जैसे ही कोई अमेरिका चाहे या जो भी चाहे, इमीडिएट इंस्पेक्शंस हो सकती, बहुत टाइट इंस्पेक्शन रेजिम थी। अच्छा। मतलब 24 आवर नोटिस के ऊपर इंस्पेक्टर्स आ सकते हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी ये थी कि उसके अंदर एनर्जी का इशू था, नॉट अबाउट एनरिचमेंट। ये जो रीप्रोसेसिंग और एनरिचमेंट उसमें इजाज़त नहीं थी और ना ही वो पॉसिबल था। इट वॉज प्योरली फॉर एनर्जी रीजन। और तो सऊदी अरेबिया की डील बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ये डील है, इसमें रीप्रोसेसिंग भी अलाउड है, इसमें एनरिचमेंट भी अलाउड है, और इसमें जो इंस्पेक्शंस हैं वो इमीडिएट इंस्पेक्शंस नहीं हो सकती, जब चाहेंगे आएंगे जाएंगे। बेसिकली ये रूट वो है कि जैसे MBS ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम भी बनाएंगे। तो ये सऊदी अरेबिया की तरफ से इसका मौक़िफ़ ये है कि ये न्यूक्लियर डील के साथ हम बम बनाना चाहें तो बना लेंगे। अच्छा। और इनको इजाज़त दे दी गई है बाय अमेरिका। ओके। कि अगर ईरान ने बनाया तो सऊदी अरेबिया भी बना लेंगे। हाँ। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे हुआ तो यूएई भी कहेगा कि हमारी डील भी चेंज करें। अगर ईरान ने बना लिया है तो सऊदी अरेबिया ने बना लिया है तो फिर हम भी बनाएंगे। तुर्की और इजिप्ट पीछे, तुर्किया तो वैसे जब चाहें वो कर लें। हाँ। और इजिप्ट बिल्कुल। हाँ। तो अब ये एक सिचुएशन बनती जा रही है। दूसरी तो ये तो असलहे की दौड़ शुरू। एब्सोल्युटली। मगर इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अमेरिकाज पॉइंट ऑफ व्यू कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना। हाँ। वो ईरान को जिस दिन न्यूक्लियर वेपन बन गया उस दिन इसराइल फारग है। देखिए ना, देन ये सब जंगे वंगे ख़त्म हो जाएंगी ना।
तो इसलिए आई थिंक द फोकस इज़ ऑन कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना। सऊदी अरेबिया को ये थोड़ी बहुत फैसिलिटी दी जा रही है कि ज़रूरत पड़े तो किसी स्टेज पे आपको भी इजाज़त मिल सकती है, मगर अभी तो सूरत हाल नहीं है, इसीलिए साथ एब्राहम अकॉर्ड को ठोक दिया, नथी कर दिया, नथी कर दिया, जहाँ मौका मिलता है वो एब्राहम अकॉर्ड लगा देते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि दिस इज सिग्निफिकेंट बट नॉट सो सिग्निफिकेंट। ईरान बाय द वे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ईरान को तो और भी कन्विंस हो जाएगा कि अब हमें अगली जो MOU बनाना है उसके अंदर और भी न्यूक्लियर की तो हमने अपने हक रखना है और हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना है। किसी न किसी स्टेज पे ईरान ने बनाना ही बनाना है। उसको समझ आ गई है कि ये मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी जो है एक हद तक ये कामयाब है, मगर बियॉन्ड दैट वी नीड अ न्यूक्लियर वेपन। नहीं तो ये अभी भी अमेरिका और इसराइल और ये सारे गल्फ़ वाले जो हैं यहाँ रजीम चेंज कराना चाहेंगे। उसकी सिर्फ एक ही गारंटी है, न्यूक्लियर वेपन। तो मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग ईरान तो मान जाएगा ये सारी बातें। अच्छा। जो कि पहले मान गया था, इंस्पेक्शंस ये वो वगैरह, मगर आई थिंक लॉन्ग टर्म बनाएंगे किसी न किसी स्टेज पे। वो जो पुरानी बात थी ना कि हम नहीं कभी फतवे वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम लीडर जो शहीद, उनके जानिब से फतवा दिया गया था और अब ये बयानात ईरानी क़यादत की तरफ से आ रहे हैं सामने। लेकिन आप मुख्तलिफ़ ख़बरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंग की हैयत और इसकी जहतें वक्त के साथ साथ तब्दील होती जा रही हैं।